हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस से जुड़े सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो वर्तमान काल से जुड़ा होता है और वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है। तो चलिए अब हम प्रेजेंट टेंस के सेकेंड टाइप को समझते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप कैसे जानोगे कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं? तो ये जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि जितने भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे उनकी पहचान ये होती है कि उनके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ या रही हूँ इत्यादि आता है। जैसे मोहन नाच रहा है, रानी पढ़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, आप काम कर रहे हो, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो आपने क्या देखा कि इन वाक्यों के अंत में या तो रहा है आ रहा है, या रही है आ रहा है, या रहे हैं आ रहा है, या रहे हूँ आ रहा है, या रहा हूँ आ रहा है और या रही हूँ आ रहा है। यही इन सेंटेंस की पहचान होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से जुड़े सेंटेंसेस को फ्रेम करने के रूल क्या हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आप ये जानना चाहोगे कि जो इज, एम, आर है वो किसके साथ आएगा और किसके साथ नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि वाक्य ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो इज का प्रयोग होगा। वहीं अगर वाक्य आई से शुरू हो तो एम का प्रयोग होगा, और यदि वाक्य वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से शुरू हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक साधारण वाक्य लेते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सेंटेंस में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो सब्जेक्ट होता है उसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सेंटेंस में जो मेन पर्सन होता है, जो पर्सन काम कर रहा होता है, उसी को सब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे इस सेंटेंस में जो मोहन है वो मेन पर्सन है, क्योंकि मोहन इस सेंटेंस में काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हो गया वो हो गया मोहन। फिर है वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसको बोला जाता है वर्ब। जैसे इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो हो रहा है पढ़ना, तो पढ़ना हो गई इस सेंटेंस में वर्ब। अब लास्ट में बच गया ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो भी चीज बचती है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस में जो पुस्तक है वो है ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है मोहन, तो सबसे पहले आ गया मोहन। फिर आएगा इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक चीज। तो मैंने आपको बताया था, अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है मोहन। मोहन एक सिंगुलर नाउन है, सिंगल पर्सन है, तो हम लगाएंगे इज। फिर आएगा वर्ब। वर्ब है पढ़ना। पढ़ना को बोला जाता है रीड, और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा रीडिंग, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है पुस्तक। पुस्तक को बोलते हैं बुक। तो सेंटेंस क्या बन गया? मोहन इज रीडिंग बुक। चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, वह एक कहानी लिख रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है वह को बोलते हैं ही, तो सबसे पहले आ गया ही। फिर इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है तो हम लगाएंगे इज। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब है लिखना। लिखने को बोलते हैं राइट, और जब हम उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो बन जाएगा राइटिंग। तो वर्ब आ गई राइटिंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है एक कहानी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अ स्टोरी। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही इज राइटिंग अ स्टोरी। अब इसका एग्जांपल नंबर सेकंड समझते हैं, वह बाजार जा रही है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है वह को बोलते हैं शी। अब आप लोग मुझसे बोलेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वह को बोलते हैं ही, और अब बोल रहा हूं कि वह को बोलते हैं शी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर वह लड़का है तो उस केस में हम वह के लिए लगाएंगे ही, और वहीं अगर वह लड़की है तो लड़की के लिए लगाते हैं शी, क्योंकि इस सेंटेंस में जो वह है वो लड़की है, इसलिए मैंने वह के लिए लगाया शी। तो सबसे पहले आ गया शी। फिर आएगा इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक चीज। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस शी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इज लगाएंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है जाना। जाना को बोलते हैं गो, और जब हम उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो बन जाएगा गोइंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है बाजार, तो बाजार को बोलते हैं मार्केट। तो सेंटेंस क्या बन गया? शी इज गोइंग टू मार्केट। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर थर्ड समझते हैं। बूंदाबांदी हो रही है।
रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है बूंदाबांदी। बूंदाबांदी एक निर्जीव वस्तु है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपका जो सब्जेक्ट है वो कोई निर्जीव वस्तु हो तो उसके लिए आप इट वर्ड का यूज करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट की जगह आ गया इट, फिर इज या हमारे इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो याद कीजिए, मैंने आपको बता रखा है, अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इज लगाएंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है बूंदाबांदी होना। बूंदाबांदी को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिजल, और जब हम उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो बन जाएगा ड्रिजलिंग। तो वर्ब आ जाएगी ड्रिजलिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, इस सेंटेंस में कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटेंस बन गया इट इज ड्रिजलिंग। अब इसका एग्जांपल नंबर 4 समझते हैं। माली बीज बो रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है माली। माली को इंग्लिश में बोलते हैं गार्डनर। तो सबसे पहले आ गया गार्डनर, फिर इज या मार, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो याद कीजिए, मैंने आपको बता रखा है, अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में जो माली है वो सिंगुलर पर्सन है, एक पर्सन है, तो हम लगाएंगे इज। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब है बोना। बोना को इंग्लिश में बोलते हैं सो, और जब हम उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो बन जाएगा सोइंग। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है बीज। बीज को इंग्लिश में बोलते हैं सीड, क्योंकि सीड एक से ज्यादा है तो लगेगा सीड्स। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया? द गार्डनर इज सोइंग द सीड्स। फ्रेंड्स, आपने इन सेंटेंसेस में कुछ नोटिस किया कि जब हमने ड्रिजल में आईएनजी को जोड़ा तो हमने ड्रिजल के लास्ट वर्ड ई को हटा के आईएनजी को ऐड किया। वहीं जब हमने 100 में आईएनजी जोड़ा तो हमने 100 के लास्ट वर्ड डब्ल्यू को नहीं हटाया और उसमें हमने डायरेक्टली आईएनजी को जोड़ दिया। इन दो वर्ब का एग्जांपल देके मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि जब भी हम किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करके ही वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है और नया वर्ड बनाया जाता है। तो चलिए अब हम उन रूल्स को समझते हैं जिनकी हेल्प से किसी वर्ड में आईएनजी वर्ड को जोड़ा जाता है और एक नया वर्ड बनाया जाता है। प्लीज हैव अ लुक। रूल नंबर 1, जिन वर्ब के अंत में ई या डबल ई होता है, अगर वर्ब का लास्ट लेटर ई हो तो ई को हटाकर वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल है लीव। लीव का लास्ट वर्ड होता है ई। जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो इसका लास्ट वर्ड ई को हटा देंगे और वर्ड बन जाएगा लिविंग। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे है राइट। राइट में जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो इसका लास्ट वर्ड ई को हटा देंगे, वर्ड बन जाएगा राइटिंग। थर्ड नंबर पे है ड्राइव। ड्राइव में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ड्राइव का लास्ट वर्ड ई हट जाएगा और वर्ड बन जाएगा ड्राइविंग। इसी तरीके से फोर्थ नंबर पे है टेक। टेक में जब आईएनजी जोड़ेगा तो टेक का लास्ट वर्ड ई हट जाएगा और वर्ड बन जाएगा टेकिंग। लेकिन अगर वर्ब का लास्ट लेटर डबल ई हो तो डबल ई को नहीं हटाते हैं, सीधा वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल है एग्री। एग्री वर्ड में आप देख रहे हैं जो लास्ट वर्ड है वो है डबल ई। जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ड बन जाएगा एग्रीइंग। इसमें हम डबल ई को नहीं हटाएंगे। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे है सी। सी के लास्ट वर्ड में है डबल ई। जब हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ड बन जाएगा सीइंग। अब थर्ड नंबर पे है फ्ली। फ्ली में जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ड बन जाएगा फ्लीइंग। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आपने क्या समझा? जब भी किसी वर्ड के लास्ट में डबल ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय हम डबल ई को नहीं हटाते हैं, सीधा वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब इसका रूल नंबर 2 समझते हैं। जिन वर्ब के अंत में आई ई होता है, अगर वर्ब का लास्ट लेटर आई ई हो तो आई ई की जगह वाई लिखते हैं और फिर आईएनजी लगाते हैं। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल है लाई। लाई के लास्ट वर्ड में है आई ई। तो जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो आई ई को हटा के हम लगा देंगे वाई और फिर आईएनजी लगाएंगे तो वर्ड बन जाएगा लाइंग। इसी तरीके से इसका सेकंड एग्जांपल है टाई। टाई के लास्ट में भी आई ई है, तो जब इसमें आईएनजी जोड़ेगा तो इसका लास्ट वर्ड आई ई हट जाएगा और उसकी जगह वाई लग जाएगा और फिर लगेगा आईएनजी, तो वर्ड बन जाएगा टाइंग। इसी तरीके से इसका थर्ड एग्जांपल है, वर्ड है डाई। डाई के लास्ट में भी आई ई है, तो जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो इसके जो लास्ट वर्ड आई ई है वो हट जाएगा, इसकी जगह लग जाएगा वाई और फिर आईएनजी जोड़ के वर्ड बन जाएगा डाइंग। चलिए अब इसका रूल नंबर 3 समझते हैं। जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट होता है लेकिन एक्स वाई डब्ल्यू को छोड़ के और उससे पहले एक वॉवल होता है, अगर वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन एक्स वाई डब्ल्यू को छोड़कर और उससे पहले एक वॉवल हो तो आईएनजी जोड़ते समय लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं और फिर आईएनजी लगाते हैं। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल है हिट। हिट का लास्ट वर्ड है टी जो कि एक कॉन्सोनेंट है और उससे ठीक पहले आई लिखा है जो कि एक वॉवल है। तो जब हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो इसके लास्ट वर्ड टी को डबल कर देंगे और फिर आईएनजी लगाएंगे तो वर्ड बन जाएगा हिटिंग। इसी तरीके से इसका सेकंड एग्जांपल है बिगिन। बिगिन का लास्ट वर्ड है एन जो कि एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले है आई जो कि एक वॉवल है। तो जब इसमें आईएनजी जोड़ेगा तो जो इसका लास्ट वर्ड एन है वो डबल बन जाएगा और फिर इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा और वर्ड बन जाएगा बिगिनिंग। अब इसका थर्ड वर्ड लेते हैं। थर्ड वर्ड है डिग।
डिग का लास्ट वर्ड है जी जो कि एक कॉन्सोनेंट है और उससे ठीक पहले है आई जो कि एक वोवल है। तो जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो जो जी है वो डबल हो जाएगा और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा और वर्ड बन जाएगा डिगिंग। अब इसका फोर्थ वर्ड है ट्रैवल। ट्रैवल का लास्ट वर्ड है एल जो कि एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले है ई जो कि एक वोवल है। तो जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ट्रैवल का लास्ट वर्ड जो एल है वो डबल हो जाएगा और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा और वर्ड बन जाएगा ट्रैवलिंग। लेकिन मैं आप लोगों को इस रूल की एक खास बात बता दूं, ये रूल उसी कंडीशन में अप्लाई होगा जब वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो एक्स वाई जेड को छोड़कर और उससे पहले केवल एक वोवल हो। याद रखिए केवल एक वोवल होना चाहिए। जैसे एक वर्ब है स्टील, स्टील का मतलब होता है चुराना। स्टील का लास्ट वर्ड होता है एल जो कि कॉन्सोनेंट है और उससे पहले आ रहा है ई ए। अब ए भी वोवल होता है और ई भी वोवल होता है और मैंने आपको बताया था ये रूल तभी अप्लाई होगा जब कॉन्सोनेंट से पहले सिर्फ एक वोवल हो। अगर दो वोवल होंगे तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो जब हम स्टील वर्ड में आईएनजी जोड़ेंगे तो हम एल को डबल नहीं करेंगे, स्टील में सीधे सीधा आईएनजी जोड़ के वर्ड बन जाएगा स्टीलिंग। चलिए अब इसका रूल नंबर 4 समझते हैं। जिन वर्ब के अंत में एक्स वाई डब्ल्यू होता है और उससे पहले केवल एक वोवल होता है, अगर वर्ब का लास्ट लेटर एक्स वाई डब्ल्यू हो और उससे पहले केवल एक वोवल हो तो आईएनजी जोड़ते समय लास्ट लेटर को डबल नहीं करते हैं, सीधा वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल है फिक्स। फिक्स का लास्ट लेटर है एक्स और उससे पहले लिखा है आई जो कि एक वोवल होता है। तो जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो फिक्स का लास्ट लेटर डबल नहीं होगा, सीधा सीधा इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा और वर्ड बन जाएगा फिक्सिंग। इसी तरीके से इसका सेकंड एग्जांपल है ले। ले का लास्ट वर्ड है वाई और उससे पहले लिखा है ए जो कि एक वोवल होता है और मैंने आपको रूल में बता रखा है जिन वर्ब के अंत में एक्स वाई डब्ल्यू हो और उससे पहले केवल एक वोवल हो तो हम लास्ट लेटर को डबल नहीं करेंगे, सीधा उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो जब ले में आईएनजी जुड़ जाएगा तो बन जाएगा लेइंग। अब इसका हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। वर्ड है प्ले। प्ले का लास्ट वर्ड है वाई और उससे पहले लिखा है ए जो कि एक वोवल होता है, तो हम प्ले में सीधा सीधा आईएनजी जोड़ देंगे और वर्ड बन जाएगा प्लेइंग। अब इसका लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल जो है ड्रॉ। ड्रॉ का लास्ट वर्ड है डब्ल्यू और उससे पहले लिखा है ए जो कि एक वोवल होता है, तो इस पे भी ये रूल लागू हो रहा है। तो जब इसमें आईएनजी जुड़ेगा तो वर्ड बन जाएगा ड्राइंग। फ्रेंड्स, हमने अब तक वर्ब में आईएनजी जोड़ने से रिलेटेड लगभग 4 रूलों को समझा और जाना कि वर्ब में आईएनजी किस तरीके से जोड़ते हैं और उनको जोड़ने के क्या रूल्स होते हैं। अब हम इसका रूल नंबर 5 समझते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती है जिन पे सारे रूल लागू नहीं होते, उनको बोला जाता है एग्जम्पशन वर्ब्स और हिंदी में बोलते हैं अपवाद। एग्जम्पशन या अपवाद का मतलब ये होता है कि अभी तक हमने वर्ब में आईएनजी जोड़ने से रिलेटेड जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो रूल्स इन वर्ब्स पे लागू नहीं होंगे। हालांकि 1% वर्ब्स ऐसी होंगी जिन पे वो 4 रूल लागू नहीं होते। चलिए कुछ एग्जम्पशन वर्ब्स को उनके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जम्पशन की पहली वर्ब है बी। बी में जब आईएनजी ऐड होगा तो वर्ड बन जाएगा बीइंग। लेकिन याद कीजिए मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था अगर किसी वर्ब का लास्ट लेटर ई हो तो आईएनजी ऐड करते समय हम ई को हटा देते हैं और फिर उसमें आईएनजी ऐड करते हैं। लेकिन इस वर्ब पे रूल नंबर 1 लागू नहीं हुआ क्योंकि ये एक एग्जम्पशन वर्ब है और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एग्जम्पशन वर्ब्स होती है उन पे कोई भी रूल लागू नहीं होते। इसी तरीके से इसका सेकंड एग्जांपल है डाई। डाई में जब आईएनजी ऐड होगा तो वर्ड बन जाएगा डाइंग। इस पे भी कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। वर्ब है ओपन। ओपन में जब आईएनजी ऐड होगा तो वर्ड बन जाएगा ओपनिंग। लेकिन आप रूल नंबर 3 को याद कीजिए, मैंने आपको बताया था अगर किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वोवल हो तो आप आईएनजी जोड़ते समय क्या करते हैं, लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं और फिर आईएनजी जोड़ते हैं। लेकिन हमने इसमें ऐसा नहीं किया, हमने डायरेक्ट ओपन में आईएनजी जोड़ दिया और वर्ड बन गया ओपनिंग। इस वर्ब पे रूल नंबर 3 अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये भी एक एग्जम्पशन वर्ब है। अब हम इसकी वर्ब नंबर 4 को समझते हैं। वर्ब है एंटर। जब इसमें आईएनजी ऐड होगा तो वर्ड बन जाएगा एंटरिंग। इस वर्ब पे भी कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये भी एक एग्जम्पशन वर्ब है। अब इसकी वर्ब नंबर 5 को समझते हैं। 5th वर्ब है हैपन। हैपन में जब आईएनजी ऐड होगा तो वर्ड बन जाएगा हैपनिंग। इसी तरीके से 6th वर्ब में ऑफर में जब आईएनजी ऐड होगा तो वर्ड बन जाएगा ऑफरिंग और 7th वर्ब में जब सफर में आईएनजी ऐड होगा तो वर्ड बन जाएगा सफरिंग। फ्रेंड्स, हमने वर्ब में आईएनजी ऐड करने के लिए टोटल 5 रूल्स को समझा और जाना कि किस तरीके से वर्ब में आईएनजी को ऐड किया जाता है। आई होप आप लोगों को अब क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि वर्ब में आईएनजी को किस तरीके से ऐड किया जाता है। तो चलिए अब हम वापस अपने सेंटेंसेस पे आ जाते हैं और समझते हैं कि सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। इसका एग्जांपल नंबर 5 समझते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इसमें जो सब्जेक्ट है मैं को बोलते हैं आई। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। याद कीजिए मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस आई से शुरू हो तो आप एम का प्रयोग करेंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस सेंटेंस में वर्ब है करना। करना को बोलते हैं डू और जब इसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी डूइंग। अब लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है अपना काम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माई वर्क। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई एम डूइंग माई वर्क। अब इसका एग्जांपल नंबर 6 समझते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम को बोलते हैं वी।
तो सबसे पहले आ गया वी, फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस यू वी दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस वी से स्टार्ट हो रहा है तो हम लगाएंगे आर। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रे। जब इसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी प्रेइंग, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है भगवान से, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू गॉड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी आर प्रेइंग टू गॉड। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 7 समझते हैं। तुम तेज दौड़ रहे हो। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है तुम को बोलते हैं यू। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस यू वी दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस यू से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए आप लगाएंगे आर। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस सेंटेंस में वर्ब है दौड़ना। दौड़ना को बोलते हैं रन, और जब उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे तो बन जाएगा रनिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तेज। तेज को बोलते हैं फास्ट। तो सेंटेंस क्या बन गया, यू आर रनिंग फास्ट। अब इसका एग्जांपल नंबर 8 समझते हैं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वे, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। फिर आएगा इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज। मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस यू वी दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे। तो आ गया आर। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब है खेलना। खेलना को बोलते हैं प्ले, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी प्लेइंग, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो सेंटेंस बन गया दे आर प्लेइंग क्रिकेट। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 9 समझते हैं। राम और श्याम बातें कर रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है राम और श्याम। तो सबसे पहले आ गया राम और श्याम। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। याद कीजिए मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस यू वी दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो इसमें सेंटेंस है वो राम और श्याम से स्टार्ट हो रहा है, और राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। तो जब भी दो लोगों की बात हो रही हो तो उसको बोलते हैं प्लूरल नाउन। तो इसलिए आ गया आर। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब है इसमें बातें करना। बातें करना को बोलते हैं टॉक, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी टॉकिंग, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटेंस बन जाएगा राम एंड श्याम आर टॉकिंग। अब इसका एग्जांपल नंबर 10 समझते हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है पक्षी। पक्षी को बोलते हैं बर्ड, क्योंकि पक्षी एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे बर्ड्स। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी, और मैंने आप लोगों को बता रखा है अगर सेंटेंस यू वी दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा है तो आप लगाएंगे आर। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस सेंटेंस में वर्ब है चहचहाना। चहचहाना को इंग्लिश में बोलते हैं चर्प, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी चर्पिंग, और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो सेंटेंस बन जाएगा बर्ड्स आर चर्पिंग। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 11 समझते हैं। पक्षी ऊंचा उड़ रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है पक्षी। पक्षी को बोलते हैं बर्ड्स, क्योंकि पक्षी एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे द बर्ड्स। फिर आएगा इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज। तो मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस यू वी दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं पक्षी एक से ज्यादा है तो हम लगाएंगे आर। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है उड़ना। उड़ना को बोलते हैं फ्लाई, और जब इसमें आईएनजी जुड़ेगा तो वर्ब बन जाएगी फ्लाइंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ऊंचा। ऊंचा को बोलते हैं हाई। तो सेंटेंस क्या बन गया, द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 12 समझते हैं। तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम्हारे मित्र, उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूर फ्रेंड्स। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस यू वी दे ये प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा है तो आप लगाएंगे आर। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है उड़ाना। उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा फ्लाइंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है पतंग। पतंग को बोलते हैं काइट्स। तो सेंटेंस क्या बन गया, योर फ्रेंड्स आर फ्लाइंग काइट्स। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 13 समझते हैं। हम अपना पाठ स्मरण कर रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम को बोलते हैं वी। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है कि सेंटेंस अगर वी यू दे ये प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो हम आर का प्रयोग करेंगे, तो आ जाएगा आर। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें वर्ब है स्मरण करना। स्मरण करना को बोलते हैं याद करना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्न। जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी लर्निंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है अपना पार्ट।
जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आवर लेसन। तो सेंटेंस क्या बन गया, वी आर लर्निंग आवर लेसन। अब इसका एग्जांपल नंबर 14 समझते हैं। बच्चे शोर मचा रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है बच्चे। बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रन। उसके बाद आएगा इज एम आर, तीनों में से कोई एक चीज। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर सेंटेंस यू वी दे ये प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, बच्चे एक से ज्यादा है तो हम लगाएंगे आर। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें वर्ब है शोर मचाना। शोर मचाने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक नॉइज। क्या बोलते हैं, मेक नॉइज। और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा मेकिंग नॉइज। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज। फ्रेंड्स, हमने आज इस वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा और जाना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। फ्रेंड्स, आपको अगर ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ। इन सेंटेंसेस को आपको करना है और इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ वर्ब्स दे दूंगा जो इन सेंटेंसेस को फ्रेम करने में आपकी हेल्प करेगी। आई होप अब आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड असर्टिव सेंटेंस को फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के बावजूद भी अगर किसी भी स्टूडेंट को इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है इस तरीके की और वीडियो को बनाने के लिए। ये आपको कुछ वर्ब्स दी जा रही है जो होमवर्क में दिए सेंटेंस को फ्रेम करने में आपकी हेल्प करेगी। Thanks for watching this channel. Friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel. Please like and subscribe my channel for more video like this. You can also follow me on Instagram.